गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल से है, फिजिकल ज्योग्राफी से है, पटल विरूपण। पटल विरूपण इसको बोलते हैं डायस्ट्रोफॉर्म, जिसको बोलते हैं डायस्ट्रो। ठीक है ना। इसमें आपके अकॉर्डिंग द सिलेबस दो कंटेंट है, वलन और ब्रंश। वलन और ब्रंश, ठीक है। अब इसको देखिएगा, पटल विरूपण। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पटल, पटल क्या है? यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारी पृथ्वी का ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पटल। और हम यहाँ एक चीज और लेते हैं, रूपण। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी कि इसका रूप था, क्या हो सकता है कि आज इस पर पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार की स्थितियां बनी है कि तीन तरह के बुआ करते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। परंतु विरूपण एक शब्द आया था, रूपण, या एक में लिखा हुआ रूपण, इसका इस प्रकार रूप है। परंतु यदि किसी दुर्घटना, यदि किसी आंतरिक और बाह्य शक्ति के कारण जब इसके रूप में परिवर्तन होता है, जहाँ पर्वत है वह पठार हो जाता है, जहाँ पठार है वह मैदान हो जाता है, जहाँ मैदान है वो सागर हो जाता है, इस प्रकार इसके स्वरूप में, पृथ्वी के बाह्य स्वरूप में अगर परिवर्तन होता है तो इस घटना को हम बोलते हैं भूपटल विरूपण कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? भूपटल विरूपण हम लोग कहते हैं। क्लियर है ये चीजें? तो आज हम इसमें देखेंगे कि भूपटल विरूपण है क्या, कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन हम लोग इस पे करेंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ सबसे पहले एक टेबल बनाना चाहूंगा। मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ ताकि हम लोग आसानी से टेबल के अनुसार हम इसको समझ सकें। तो ये भूपटल विरूपण की दो तरह के बल हैं। दो तरह के बल हैं, आप बोर्ड पे आराम से इस पे देखिएगा, मैं तसल्ली के साथ इसको समझा रहा हूं। एक तो आंतरिक शक्तियां हैं और दूसरी है बाह्य शक्तियां। आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल, ठीक है ना। आंतरिक बल को हम दो भागों में बांटते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में बांटते हैं, पटल विरूपण बल, पटल विरूपण बल, और दूसरा होता है आकस्मिक शक्तियां, आकस्मिक बल। ठीक है। आकस्मिक बल में हम देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये आपके आकस्मिक बल में आते हैं। और पटल विरूपण बल में दो आते हैं। इसको दो भागों में बांट सकता है, महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति, महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति, और है पर्वत निर्माणकारी शक्ति। पर्वत निर्माणकारी शक्ति। महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति के फिर दो पार्ट है, ऊपरमुखी बल, ऊपरमुखी, और दूसरा है अधोमुखी। ऊपरमुखी बल में दो हैं, ऊपरमुखी में दो है, उमंजन और निमंजन। उत्थान, उत्थान। अधोमुखी में दो हैं, अवतलन और निमंजन। मैं इसको डिटेली आपको बता रहा हूं, मैं इसको समझाऊंगा। अब बहिर्जात बल में हम देखना है। बहिर्जात बल में तीन है, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय और सामूहिक स्थानांतरण।
सामूहिक स्थानांतरण, इसको अनाच्छादन भी कहते हैं, तीनों को मिला के, इसको तीनों को मिला के अनाच्छादन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं इसमें कि पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, पर्वत निर्माणकारी शक्ति में दो पार्टों में विभाजन किया गया है। एक आपका है तनाव, एक आपका है तनाव और दूसरा है आपका संपीड़न। तनाव को दो भागों में बांटा गया है, तनाव को 2-3 भागों में बांटा गया है, चटकन, दरार और भ्रंश। और संपीड़न में होता है वलन और सवलन, वलन और सवलन। ये एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये भूपटल विरूपण का एक टेबल है। अब इसके हिसाब से हम लोग आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। तो ये बताया गया है कि पटल विरूपण बल है क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको समझिएगा आराम से। तो हम बात करते हैं, ये आपका है पटल विरूपण बल, पटल विरूपण, ये इसका टाइटल है। तो इसका मतलब होता है संपूर्ण भूपटल या पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग पर दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के भू आकार बने रहते हैं। समझना इसको, पटल विरूपण क्या है? पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी या ये संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी एक पार्ट पर दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों के कारण जब इसके बाह्य स्वरूप में विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पटल विरूपण बल कहते हैं या पटल विरूपण हम लोग कहते हैं। तो इसकी अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी है, फ्रीश ने दी है, ट्रिवार्था ने भी दी है। तो अलग अलग परिभाषा इसके संबंध में दी है। तो हम एक निष्कर्ष के तौर पे परिभाषा हम दे सकते हैं कि दीर्घकालीन शक्तियों के कारण पृथ्वी पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां काम करती हैं। आंतरिक शक्तियां वो शॉर्ट टाइम काम करती हैं, दीर्घकालीन शक्तियां लंबे टाइम समय को लेकर काम करती हैं। तो वे दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियां जो क्षैतिज व लंबवत रूप से क्रियाशील होती हैं, और कुछ शक्तियां, कुछ बल होते हैं वो धीमी गति से काम करते हैं, कुछ बल तीव्र गति से काम करते हैं। तो इसमें प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के भू आकारों का निर्माण होता है। तो इसे हम पटल विरूपण कहते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी का एक बड़े भाग या उसकी या संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग पर दीर्घकालीन शक्तियों के कारण जब उसमें परिवर्तन होता है, तो विभिन्न प्रकार के स्थलरूप, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के स्थलरूप बनते हैं। इसे पटल विरूपण कहते हैं। हाँ बोलो।
तो अब हम इसकी एक परिभाषा लिखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न, आप देख लेना इसको, मैं बताता हूं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न, आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न मंद एवं दीर्घकालीन भू संचलन, मंद, धीमा या मंद व दीर्घकालीन संचलन, धीमी गति से और लंबे समय तक दीर्घकालीन संचलन जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू आकारों में परिवर्तन होता है या प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। क्लियर है? अब पूछेगा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, तो ये आपके पर्वत, पठार, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर, और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में देखेंगे पर्वत, पठार और आपके ये मैदान, ये आपका पर्वत, ये आपका पठार और ये आपका मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आएंगे, और महाद्वीप और महासागर जो है आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तो एक मोटे तौर पे हमने देख लिया कि पटल विरूपण बल क्या है, कहां से उत्पन्न होता है, कौन सी शक्तियां काम करती हैं, इसको मैंने बता दिया। अब हमने इस चीज को हमने देखा था या कि हमने पटल विरूपण को कितने भागों में बांटा गया था, हमने इसको दो भागों में हमने इसको बांट दिया था, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और पृथ्वी की बाह्य शक्तियां, अंतर्जात बल और बहिर्जात के बल के रूप में हमने इसको देखा था। ठीक है ना? तो ये आपको मैं अभी जस्ट इसको वापिस में बताता हूं उसको। तो ये हमने देख लिया था इसको, ये आपके अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो हम बात करते हैं अंतर्जात बल की, आंतरिक बल की, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बलों को हम क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बलों को हम क्या बोलते हैं? अंतर्जात बोलते हैं। और बाह्य पृथ्वी की सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं अपन बहिर्जात बोलते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो तरह के होते हैं, एक तो पटल विरूपण बल और दूसरा होता है आकस्मिक बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले वे बल जो आने से पहले किसी प्रकार की सूचना इंटीमेशंस नहीं होता है, ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? तीव्र गति से आते हैं और अल्पकाल के लिए आते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन,
ये बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर तबाही मचाते हैं। ये इसको विनाशकारी बल भी हम लोग इसको विनाशकारी बल भी हम लोग कहते हैं, और इसे हम लोग आकस्मिक बल भी कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और ये आपके भूस्खलन इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है आपका पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल के बारे में आपको मैंने बताया था। पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण में फिर दो पार्ट आते हैं आपके, महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति और पर्वत निर्माणकारी शक्ति। तो महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति क्या है उसको देखिएगा आप। महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति क्या है, मैं उसको रिड्यूस करके मैं आपको बताता हूं कि महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां क्या है। अब हम बात करते हैं महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति। महाद्वीप निर्माणकारी या महादेश जनक बल, महादेश जनक बल, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति या महादेश जनक बल। इसको हम बात करते हैं एक एक में। इन शक्तियों से पॉइंट बाय पॉइंट बात करता हूं। इन शक्तियों से प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। उच्चावचों का निर्माण होता है। अब कोई पूछा जाएगा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? महाद्वीप और वह महासागर। महाद्वीप व महासागर ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एपिरोजेनेटिक शक्तियां। एपिरोजेनेटिक बल कहते हैं। एपिरोजेनेटिक बल कहते हैं इसको। क्लियर है? इसमें एपिरो का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति। दो शब्द है। एपिरो का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेटिक का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति। क्लियर है? महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां जो होती हैं पृथ्वी के केंद्र से लंबवत कार्य करती हैं। ये शक्तियां पृथ्वी के केंद्र से लंबवत काम करती हैं। लंबवत काम करती हैं, ठीक है ना। तथा इसकी त्रिज्या नहीं कह सकते अपन इसको, मैं और क्लियर कर देता हूं इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। तथा इसकी त्रिज्या के सहारे पृथ्वी इसकी त्रिज्या के सहारे इसकी त्रिज्या के सहारे कार्य करती है, या के सहारे कार्य करती है, ठीक है। इन्हें अरीय शक्तियां भी कैसे अरीय शक्तियां भी कहते हैं। इसे अरीय शक्तियां भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर में ये इतनी छोटी सी पूछते हैं कि अरीय शक्तियां क्या है, तो महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां, महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियों को अपन इसको अरीय शक्तियां भी कहते हैं। इसका एक डायग्राम है, मैं बताता हूं। ये आपका डायग्राम है इसका। ये आपका इसका डायग्राम है। ये आपका इसका डायग्राम है और ये महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां हैं। क्लियर है? महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां, और इस महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति के दो पार्ट है। ऊपरमुखी गति, इसके दो पार्ट है। ऊपरमुखी बल और दूसरा होता है अधोमुखी बल। ऊपरमुखी बल या अधोमुखी बल। क्लियर है इसको? ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल इसके अंतर्गत आता है।
वन बाय वन में इसको समझाऊंगा आराम से, तो जल्दीबाजी नहीं करना। ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल इसके अंतर्गत आते हैं। अब ऊपरमुखी बल में क्या होता है वो देखिएगा, मैं इसको साफ कर लेता हूं। ऊपर इसको देख लेना आप लोग, ऊपरमुखी बल में क्या होता है उसको देख लीजिएगा। ऊपरमुखी बल में क्या होता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। ऊपरमुखी बल को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट भी इसको कहते हैं। जब किसी आंतरिक बल के कारण, जब किसी महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति या महादेश जनक बल के कारण, ये देखना, महादेश जनक बल या महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्ति के कारण जब पृथ्वी का कोई भाग अपने आसपास से ऊपर उठ जाता है, ऐसे पहले ये था, ये पहले ये इस लेवल पे था और अब ये भाग कहीं ऊपर उठ जाता है अपने आसपास के क्षेत्र से, तो इसको बोलते हैं ऊपरमुखी बल कहते हैं। क्लियर है ये चीजें, बात समझ रहे हैं इस चीज को। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण या महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्ति के कारण या महादेश जनक बल के कारण जब पृथ्वी का कोई भाग अपने आसपास क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो इसको बोलते हैं ऊपरमुखी बल कहते हैं, ऊपरमुखी गति कहते हैं। दूसरा जो है अधोमुखी बल, जब पृथ्वी के आसपास का कोई भाग, पृथ्वी का कोई भाग अपने आसपास के क्षेत्र से जब नीचे धंस जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अधोमुखी गति कहते हैं, अधोमुखी गति कहते हैं। फिर ऊपरमुखी बल ऊपर उठना, अधोमुखी बल नीचे धंसना, इसको देख लो एक बार। क्लियर है, क्लियर है। जब महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति या महादेश जनक बल के कारण कोई आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है तो उसके ऊपरमुखी बल कहते हैं, और जब किसी बल के कारण आसपास क्षेत्र नीचे दब जाता है तो इसको अधोमुखी बल कहते हैं। ऊपरमुखी बल के भी दो पार्ट हैं, ऊपरमुखी के भी, इसके भी दो पार्ट हैं। इसका है, इसका पहला जो भाग है अवतलन, अवतलन, और दूसरा जो पार्ट है इसका है वो है निमंजन। इसका दूसरा है निमंजन, अवतलन और निमंजन। और दूसरा इसका अधोमुखी बल के दो पार्ट हैं, उत्थान, उत्थान, और दूसरा आपका जो है वो है उमंजन। दूसरा आपका है उन्मजन कहते हैं, उमंजन, ये इसके पार्ट है। हम आज का हमारा ये था, हमने पूरी केवल पटल विरूपण बल किसे कहते हैं, उसके दो पार्ट, आंतरिक अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को हमने इसको देखा। उसके अलावा हमने इस टेबल को पूरे अच्छे से हमने देख लिया था। देखो ये हमने इसको देख लिया था कि यह आपका आंतरिक बल है और दूसरा होता है बाह्य बल। बाह्य बल में अनाच्छादन होता है और अनाच्छादन में तीन पार्ट होते हैं, अपर्दन, अनाच्छादन में तीन पार्ट होते हैं, अपर्दन, अपक्षय और सामूहिक स्थानांतरण। क्लियर है। परंतु इन दोनों में क्या होता है, आंतरिक जो बल होता है वो पृथ्वी पर अव्यवस्थाएं पैदा करता है, असंतुलन पैदा करता है, जबकि बाह्य बल क्या करता है, उसको पुनः संतुलन स्थापित करने का काम करता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के जो भूआकार है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और पृथ्वी की बाह्य शक्तियां क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें देखने को मिलती है। फिर हमने देखा कि आंतरिक बल को हमने इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में, पटल विरूपण बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल वे बल होते हैं जो आने से पहले किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं होती है और पृथ्वी पर सदैव विनाशकारी, हमेशा विनाशकारी रहे हैं, चाहे जाल माल का नुकसान हो, प्रकृति का नुकसान हो। इसके कुछ फायदे भी हैं पर नुकसान की तुलना में फायदे कम देखने को मिलते हैं। आपका इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये पृथ्वी के आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल क्या होता है, कुछ धीमे धीमे काम करता है, मंद गति से काम करता है और लंबे टाइम तक उसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है महाद्वीप निर्माणकारी शक्ति और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी शक्ति। आज हमने इस पार्ट को हमने देखा, ऊपरमुखी गति, अधोमुखी गति को देखा। कल के हमारी क्लास में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।